शिक्षा और विद्यार्थी का मतलब होता था हमारे यहाँ शोध। हमारे यहाँ शिक्षा में गुरुकुल के अंदर जो शिक्षा दी जाती थी उसके 3 चरण हुआ करते थे। एक था व्याख्यान। व्याख्यान मतलब लेक्चर, गुरुजी का लेक्चर, जैसे आज मेरा चल रहा है, प्रोफेसर का लेक्चर नहीं कि एक व्याख्यान चल गया। अब तो होता है ना कि भाई कॉलेजेस में ऑनर्स का क्लास कर रहे हैं तो सर 3 लेक्चर है, एक ऑनर्स पेपर का है, 2 सब्सिडियरी का है, होता है ना। तो ऐसे गुरुओं का लेक्चर हुआ करता था। और लेक्चर के बाद क्या होता था? 3 चरण थे शिक्षा के। लेक्चर, उसके बाद शास्त्रार्थ की परंपरा थी हमारे यहाँ। शास्त्रार्थ की परंपरा थी। शास्त्रार्थ मतलब शब्द की व्याख्या करो। शास्त्रार्थ मतलब शास्त्रों का अर्थ निकालने के लिए विवाद होता था, वाद विवाद खुलेआम होता था विद्यार्थियों के बीच। वैसे बिहार के लोगों के लिए बहुत प्रचलित शास्त्रार्थ हुई थी बिहार में, शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच। विद्वानों की परंपरा हुआ करती थी हमारे यहाँ, विद्वानों की परंपरा थी। एक गुरुकुल के विद्यार्थी दूसरे गुरुकुल के विद्यार्थियों के साथ शास्त्रार्थ किया करते थे। और शास्त्रार्थ के बाद जो निष्कर्ष निकलता था, उस निष्कर्ष के आधार पर फिर संध्या काल में शंका समाधान की परंपरा थी। गुरु के सामने गए, गुरु जी ये तो बातें हो गई, यहां तो मैं पराजित हो गया, अब शंका है, ये शंका है, उसका समाधान किया जाए। ठीक है, तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था। अच्छा, एक ये बात तो होगी शिक्षा व्यवस्था का तरीका। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है कि जैसे शिक्षा जो चल रहा है उसकी व्यवस्था कौन करता था? उसके लिए फी लिया जाता था क्या? नहीं, मुफ्त था। प्राथमिक से लेकर हायर एजुकेशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट हर विद्यार्थी के लिए सुलभ था, हर विद्यार्थी को उपलब्ध था। किसी भी आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र का कोई आधार नहीं था, कोई अयोग्यता नहीं था। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, भगवान श्री कृष्ण गुरु संदीपनी के आश्रम में सुदामा के साथ पढ़ा करते थे। आप उल्टा भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के साथ सुदामा पढ़ा करते थे, लेकिन अगर श्री कृष्ण की भाषा में अगर बात करें तो कहेंगे कि मैं सुदामा के साथ पढ़ा करता था। ठीक है, तो ये थी भारत की शिक्षा व्यवस्था में का आर्थिक आधार। और इसकी व्यवस्था कौन किया करता था? खर्च कहां से आता था इसका? जब फीस नहीं लेंगे आचार्य तो फिर खर्च कहां से चलेगा उसका? भिक्षाटन। एक तरफ हम देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में अगर हम वर्ण के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं तो ब्राह्मण सबसे ऊपर। ठीक है, ब्राह्मण का काम क्या था? पढ़ना और पढ़ाना। पुजारी और ब्राह्मण में अंतर है। ठीक है, पुजारी पेशा था, ब्राह्मण कर्म था। ठीक है, तो अगर ब्राह्मणों का अगर हम देखते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्चतम स्तर पर माने जाते थे, तो उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी? कैसे उनका पेट चलता था? कैसे उनका परिवार चलता था? उनका परिवार चलता था भिक्षा मांगकर। और ये कंप्लीट मैंडेटरी था कि उनको अपनी जाति के लोगों से भिक्षा नहीं मांगनी है। हमारी सोच का स्तर समझने का प्रयास करेंगे आप तो फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। उनको अपनी जाति से भिक्षा नहीं मांगनी है। क्यों? इसलिए कि ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए शूद्र के यहां भी जाना है, वैश्य के यहां भी जाना है। और ऐसा कहा जाता है कि मांगने वाला हर वक्त रिसीविंग एंड पे होता है। मतलब मांग तो आप हाथ जोड़ कर ही सकते हैं ना, मांगने वाला कैसे जाएगा मांगने के लिए? किसी से भी झुक कर जाएगा या तन कर जाएगा? तो एक तरफ उसकी शिक्षा के कारण सामाजिक स्तर जो था उसका सर्वोच्च था, लेकिन उसको जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगकर ही उसको अपना जीवन यापन, परिवार का भरण पोषण करने की व्यवस्था थी। मतलब
एक तरफ आप सर्वोच्च शिखर पर हैं, दूसरी तरफ आपको सभी के समक्ष झुकना है। ठीक है, तो इसीलिए आप कहें कि अहंकार तो कैसे आ सकता है? जो जो व्यक्ति, जो सर किसी के सामने मांगने के लिए झुकेगा, उसके अंदर अहंकार आ सकता है क्या? नहीं। तो अहंकार निषेध था, ये जिम्मेवारी थी उनकी कि ब्राह्मण का कि आपका कर्म ही यही है, कि आपका धर्म यही है कि आप समाज को शिक्षित करेंगे।